नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव की ऐसी तैयारी की है जिसकी कांग्रेस को रत्ती भर भनक तक नहीं है। मोदी ने जिस लेवल की तैयारी की है, कांग्रेस कभी उस लेवल की तैयारी कर ही नहीं सकती। प्रधानमंत्री ने 24 की जीत के लिए एक ऐसा डेटाबेस तैयार किया है जो कांग्रेस के पास भी है, मगर कांग्रेस खुद अपने ही डेटाबेस को पढ़ नहीं पा रही है, समझ नहीं पा रही है, कंफ्यूज दिख रही है। नरेंद्र मोदी की हैट्रिक क्यों कंफर्म है? मोदी के पास जीत की असली ट्रिक कौन सी है? 250 सीटें छोड़िए, 272 नहीं, 300 नहीं, 325 नहीं, 2024 में तो मोदी 350 से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। यह मुमकिन भी लग रहा है। कैसे? इस रिपोर्ट से समझते हैं। क्या 24 की रेस में मोदी सबसे आगे हो गए हैं? विरोधी काफी पीछे छूट चुके हैं। नए सर्वे में कौन सा बड़ा खुलासा हुआ है? क्या देश में कांग्रेस के खिलाफ नहीं, बीजेपी के पक्ष में लहर चल रही है? बिल्कुल नया डेटा क्या बता रहा है? क्या 24 में सिर्फ मोदी का चेहरा ही बिकेगा? राहुल या इंडी अलायंस का कोई चेहरा नहीं दिखेगा? ऐसा कौन सा चौंकाने वाला फैक्ट पता चला है? 24 वाला नया ट्रेंड, नए नंबर्स जो इशारा दे रहे हैं, वो मोदी के लिए गुड न्यूज, विरोधियों के लिए रेड अलर्ट क्यों है? क्या 2024 में क्लियर मैंडेट का दूसरा नाम मोदी है? क्या हिंदुस्तान की सियासत में अब मोदी ही जनादेश है? और क्या यही देश का मूड भी है? विरोधी कहीं नहीं है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति बदल डाली है और ये मोदी जी का समय है, और ये मोदी जी का समय है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मोदी ने 352 सीटों वाला फॉर्मूला ढूंढ लिया है? और क्या ये फॉर्मूला कांग्रेस की ही किताबों से मिला है? क्या है वो फॉर्मूला? पूरी डिटेल आगे देंगे। मोदी को डिक्टेटर बताकर, मोदी को कावर्ड बताकर कांग्रेस अपना भला नहीं, नुकसान कर रही है। मोदी पर मुहावरे बनाने से, मोदी को ताना मारने से विरोधी को वोट मिलेगा नहीं, विरोधी से वोट छिनेगा। लोकतंत्र मिसिंग है का राज अलापने से लोकतंत्र की स्थिति को भयावह बताने से 3 दिन तक यही चिल्लाने से कि संसद की सुरक्षा में लगी सेन पर मोदी चुप क्यों है। इसके लिए तो मोदी सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं, यह कहकर राहुल 24 में एक और हार की ओर जा रहे हैं। पहले ट्विटर पर, फिर कैमरे पर आकर राहुल का एंटी मोदी टेप बजाने से, नौकरी कहां है, नौकरी कहां है वाला नैरेटिव बनाने से 24 में कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। डोनेट फॉर देश नाम से क्राउड फंडिंग कैंपेन चलाने से भी 24 में राहुल को फायदा नहीं होगा। कांग्रेस चाहे कितने भी कैंपेन चला ले, 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए या उससे ज्यादा की रकम क्राउड फंडिंग के बहाने अपने खाते में डलवा ले, कांग्रेस का भला नहीं होगा, उसे जीत नहीं मिलेगी। खैर, जो लोग डेमोक्रेसी को मानते ही नहीं, तो उनके सामने बोलने में कोई अर्थ भी नहीं। देखो, उनका कहना वैसा ही रहता। हमारा नाम बहुत बार कांग्रेस का नाम लेकर ही वो वोट मांगते हैं, नेहरू जी की गालियां दे के मांगते हैं,
गांधी जी को गालियां दे के मांगते हैं। उनका काम ही यही है कि हमको गालियां देना और वोट मांगना। कांग्रेस के पास नोट तो आ जाएंगे मगर 24 में वोट नहीं आएगा। सवाल है क्यों? और इसका जवाब है एक अकेला नरेंद्र मोदी, जो चुनाव जीतने की भी गारंटी है और विरोधियों की हार की भी गारंटी है। 24 में बीजेपी की जीत का ये गारंटी कार्ड कैसे चलेगा, इससे जुड़ा विश्लेषण CSDS ने किया है। इस विश्लेषण में पता चला है कि 23 में जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां कोई एंटी कांग्रेस वेव नहीं थी, बल्कि प्रो बीजेपी वेव थी और इसके सबसे बड़े फैक्टर मोदी थे। और ये बात MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के वोट शेयर से क्लियर हो जाती है। कांग्रेस का वोट शेयर 2018 की तुलना में इस बार तीनों राज्यों में बढ़ा। बावजूद इसके वो बीजेपी से हार गई, क्योंकि बीजेपी ने अपना वोट शेयर कांग्रेस के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ाया। छत्तीसगढ़ को लें तो वहां के साउथ रीजन में कांग्रेस को 40%, बीजेपी को 43%, सेंट्रल रीजन में कांग्रेस को 44%, बीजेपी को करीब 47% वोट मिले, जबकि नॉर्थ रीजन में कांग्रेस को 40% और बीजेपी को 46% वोट मिले। इसी तरह मध्य प्रदेश का रीजनल एनालिसिस बताता है कि कांग्रेस ने 100 सीटों वाली 3 रीजन यानी चंबल, महाकौशल और मालवा निमाड़ में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन 74 सीटों वाले मालवा नॉर्थ और मध्य भारत रीजन में कांग्रेस बीजेपी से 14% वोट से पीछे रह गई। मालवा नॉर्थ में बीजेपी को 52%, कांग्रेस को 38%, जबकि मध्य भारत रीजन में बीजेपी को करीब 54% और कांग्रेस को सिर्फ 40% वोट मिले। इसी तरह बुंदेलखंड रीजन में बीजेपी को 48%, कांग्रेस को करीब 38% वोट मिले, जबकि विंध्य प्रदेश रीजन में बीजेपी को 45% और कांग्रेस को करीब 35% वोट मिले। इन दोनों रीजन्स में कुल 56 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस यहां भी बीजेपी से 10% पीछे रह गई। बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न राजस्थान में भी दिखाई दिया। यहां क्लोज कॉन्टेस्ट होने के बावजूद मोदी ने बाजी मार ली। CSDS के विश्लेषण के मुताबिक दक्षिण राजस्थान और हाड़ौती रीजन में कांग्रेस बीजेपी से 4 से 5% वोट्स पीछे रह गई। दक्षिण राजस्थान में बीजेपी को 40%, कांग्रेस को 34%, जबकि हाड़ौती रीजन में बीजेपी को 46% और कांग्रेस को 42% वोट मिले। कांग्रेस का ऐसा ही हाल 79 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान के पश्चिमी और सेंट्रल रीजन में भी हुआ। पश्चिमी राजस्थान में बीजेपी 41%, कांग्रेस को 39%, जबकि सेंट्रल राजस्थान में बीजेपी को 45% और कांग्रेस को 41% वोट मिले। वोट शेयर में बीजेपी के जंप और कांग्रेस के गिरावट का सबसे बड़ा कारण मोदी थे। कैसे, अब ये समझिए। CSDS का डेटा बताता है कि मध्य प्रदेश के 19%, राजस्थान के 24% वोटर्स ने सिर्फ मोदी के नाम पर अपना वोट दिया। MP के 67%, राजस्थान के 79% और छत्तीसगढ़ के 80% वोटर्स केंद्र की मोदी सरकार के काम से खुश हैं और बीजेपी को जीत दिलाने में इस फैक्टर ने भी अहम भूमिका निभाई है। वैसे हिंदी हार्टलैंड के तीनों राज्यों में हार के बावजूद कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी के 2 राज्यों में दलित और आदिवासी इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत की है। एनालिसिस के मुताबिक छत्तीसगढ़ के 51% दलितों ने कांग्रेस, 35% दलितों ने बीजेपी को वोट दिया। MP के 49% दलितों ने कांग्रेस, 33% दलितों ने बीजेपी को वोट दिया। राजस्थान के 48% दलितों ने कांग्रेस, 32% दलितों ने बीजेपी को वोट दिया। इसी तरह छत्तीसगढ़ के 44% आदिवासियों ने कांग्रेस, 45% आदिवासियों ने बीजेपी को वोट दिया। MP के 48% आदिवासियों ने कांग्रेस, 38% आदिवासियों ने बीजेपी को वोट दिया।
जबकि राजस्थान के 40% आदिवासियों ने कांग्रेस और 28% आदिवासियों ने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन इन तीन नतीजों में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सेटबैक रहा ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में मोबिलाइज न कर पाना, वो भी तब जब राहुल लगातार ओबीसी सेंसस की डिमांड कर रहे थे। और सीएसडीएस के ये नंबर्स वाकई चौंकाने वाले हैं। एनालिसिस में यह पता चला है कि छत्तीसगढ़ के 40% ओबीसीज ने कांग्रेस, 49% ओबीसीज ने बीजेपी को वोट दिया। यहां बीजेपी को 9% की बढ़त थी। एमपी के 39% ओबीसीज ने कांग्रेस को, 51% ओबीसीज ने बीजेपी को वोट दिया। यहां बीजेपी के पास 12% की लीड थी, जबकि राजस्थान के 38% ओबीसीज ने कांग्रेस और 43% ओबीसीज ने मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दिया। और यहां बीजेपी ने 5% की बढ़त, यानी 23 में मोदी ने समाज के हर वर्ग के वोटर्स के बीच न सिर्फ वोटिंग का पूरा पैटर्न चेंज कर दिया, बल्कि 24 के लिए यह भी तय कर दिया कि मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स यूं ही चलती रहेगी, विरोधी देखते रहेंगे। ये देश की राजनीति का बदलता परिवेश है। 21वीं शताब्दी सात्विक ताकतों की शक्ति की ताकत की समय है और ये मोदी जी का समय है। और मोदी जी के नेतृत्व में हम एक नहीं 5 में से 3 में जीत करके आते हैं और 2 में भी अपने आप को स्थापित करके आते हैं। कांग्रेस के लोग जितने जल्दी समझ लें ये उनके लिए अच्छा रहेगा। मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति बदल डाली है। तेलंगाना में हमको 7% वोट मिला था, अब हमको 14% वोट मिला। हमारे 1 एमएलए होता था, हमारे 8 एमएलए बने हैं। मिजोरम में हमारा 1 एमएलए होता था, हम 2 हो गए। मैं आपको दावे से बताता हूं आने वाले अगले विधानसभा में तेलंगाना में हम सरकार बनाएंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब सवाल यह है कि मोदी में ऐसा कौन सा चुंबक है कि वोटर अपने आप बीजेपी की ओर खींचा चलाता है। सीएसडीएस के सर्वे की फाइंडिंग्स में इसका भी एक चौंकाने वाला जवाब मिला है, जिसके मुताबिक वेलफेयर स्कीम्स ने तो अपना असर दिखाया ही, मगर साथ ही साथ 3 राज्यों के वोटर्स ने नेताओं की पॉपुलैरिटी, उनकी लीडरशिप, गवर्नेंस और नेता को लेकर सकारात्मक परसेप्शन के आधार पर भी वोटिंग की। उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ में बघेल की हाफ इलेक्ट्रिसिटी बिल स्कीम का फायदा उठाने वाले 44% वोटर्स ने कांग्रेस को वोट दिया, तो इनमें से 43% ने बीजेपी को चुना। इसी तरह शिवराज की लाडली बहना योजना का फायदा उठाने वाले 51% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, 39% ने कांग्रेस को वोट दिया। राजस्थान में चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का फायदा उठाने वाले 43% लोगों ने कांग्रेस को चुना, तो 39% ने मोदी की पार्टी को सिलेक्ट किया। सर्वे की फाइंडिंग्स बताती हैं कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में लोगों ने मोदी की गारंटी पर ज्यादा भरोसा दिखाया बनिस्बत कांग्रेस सरकार के चलाए जा रही स्कीम्स पर। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि मोदी ने हर चुनावी सभा में ये स्लोगन दिया कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। और अब मोदी की पार्टी इसी स्लोगन को 2024 तक ले जाना चाहती है। इटली की प्रधानमंत्री कहती दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द बॉस। तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी कहते हैं मेरे देश में सबसे ज्यादा भीड़ किसी के लिए जुटी तो नरेंद्र मोदी जी के लिए अमेरिका में जुटी। लोगों ने कहा कि ना कर्नाटक ने किया ना हिमाचल में किया। जैसे कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटियां भी फेल हुई। आज देश में एक ही गारंटी चलती है। किसकी गारंटी चलती है? जरा दोनों हाथ ऊंचे करके बताना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, किसकी गारंटी चलती है देश में? किसकी गारंटी चलती है? मोदी की गारंटी। आज देश ही नहीं दुनिया में मोदी की गारंटी चलती है मेरे भाइयों। फिर एक बार जब देश ने फिर मन बना लिया, फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे तो हिमाचल भी ये मन बना ले
फिर 4 की 4 जिताएंगे, फिर 4 की 4 जिताएंगे। अरे मोदी सरकार है जिसने 10 साल पहले कहा था ना खाऊंगा ना खाऊंगा, तो ना खाया है ना खाने दिया है मोदी जी ने। अगर सबका मन पक्का है, जिसको कुर्सी नहीं मिली उसका भी मन पक्का है, तो जो जमीन पर बैठे हैं खड़े हैं वो भी मेरे साथ मोदी जी को विश्वास दिला दीजिए कि हमारी जीत की गारंटी पक्की जैसे मोदी की गारंटी। बोलिए मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। 3 राज्यों में जीत के बाद पूरी दुनिया में यही हेडलाइन बन रही है कि अब हिंदुस्तान में जनादेश का मतलब ही मोदी है। मोदी 24 की रेस में अभी से सबसे आगे निकल चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि 2024 में 352 सीटों का ऐसा कौन सा फॉर्मूला मोदी के पास आ गया है। इसका एक जवाब मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है और दूसरा जवाब खुद मोदी विरोधियों की हिस्ट्री में है, और यह समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। जवाहरलाल नेहरू के समय में राज्यों में कांग्रेस के नेताओं का भारी दबदबा हुआ करता था। कांग्रेस एक संघीय ढांचे के तहत काम करती थी, जहां दिल्ली ने अपने मामलों को सुलझाने का काम राज्यों पर छोड़ा था। लेकिन इंदिरा गांधी के युग में यह सब बदल गया। 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की वास्तविक हार होने तक सब कुछ ठीक रहा। हालांकि तब केंद्र में कम बहुमत के साथ कांग्रेस ने अपनी सत्ता बरकरार रखी, मगर उस हार ने इंदिरा गांधी को कन्विंस कर दिया कि पुराने क्षेत्रीय नेताओं वाली कांग्रेस खत्म होती जा रही है। पुराने क्षेत्रीय नेताओं को अब मजाक मजाक में सिंडिकेट कहा जाता है। 1969 में इंदिरा गांधी उस सिंडिकेट से मुक्त हो गई और कांग्रेस को विभाजित कर दिया। सिंडिकेट, जिसे तब कांग्रेस ओ कहा जाता था, उसने शक्तिशाली पार्टी संगठन को बरकरार रखा, और जब 1971 में मिड टर्म चुनाव हुआ तो उसने असली कांग्रेस होने का दावा करते हुए चुनाव लड़ा, क्योंकि उसे इंदिरा गांधी को बाहर करने का पूरा भरोसा था। इंदिरा गांधी ने तब जुआ खेला कि सिंडिकेट गलत था और भारत उनके व्यक्तिगत करिश्मे और उनकी विचारधारा के लिए वोट करेगा। इंदिरा गांधी सही साबित हुई, सिंडिकेट गलत। इंदिरा भारी मतों से जीती, कांग्रेस को 352 सीटें मिली और सिंडिकेट खत्म हो गया। इस वक्त जो इंडिया अलायंस है, आप उसे वही पुराना सिंडिकेट कह सकते हैं जो हर हाल में मोदी को 2024 में अपने रास्ते से हटाना चाहता है, हराना चाहता है। मगर मोदी की इमेज, मोदी की पॉपुलैरिटी के आगे इंडिया अलायंस का एक भी नेता कहीं खड़ा नजर नहीं आता। नामुमकिन में अगर मुमकिन करने का नेतृत्व किसने संभाला है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाला है। मेरे भाई और बहनों, देश के इतिहास में एक ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने एक ऐसी बीड़ा उठाई है, एक ऐसा संकल्प लिया है कि मैं ना रुकूंगा और मैं ना झुकूंगा, पर पूर्व प्रधानमंत्रियों की तरह ये यात्रा ऐश और आराम की नहीं, ये यात्रा मेहनत की, मशक्कत की, ये यात्रा सुबह के सूर्य के किरण के साथ शुरुआत होने वाली रात के 12 बजे तक निरंतर प्रयासरत आपके ही देश के प्रधान सेवक, प्रधान रक्षक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा और सफर आपके विकास और प्रगति के लिए रही है। बीजेपी मोदी के व्यक्तिगत करिश्मे, हिंदुत्व वाले नजरिए को एक तरह से अपने लिए जनमत संग्रह के तौर पर चुनाव में भुनाती है। हिंदी पट्टी में तो ये फॉर्मूला जबरदस्त तरीके से काम करता है, जैसा कि हमें इस बार देखने को मिला है। रही बात कांग्रेस की, तो वो बहुत कंफ्यूज्ड है। 2024 में कांग्रेस के लिए इंदिरा गांधी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स काम नहीं करेगी, क्योंकि राहुल गांधी पूरे भारत में सांसदों और विधायकों को जीत नहीं दिलवा सकते। 23 के नतीजे ही देख लीजिए। कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए अशोक गहलोत और कमलनाथ जैसे पुराने क्षेत्रीय नेताओं पर भरोसा जताया, लेकिन वो भी नाकाम है। जहां तक मोदी का सवाल है, तो मोदी ने 24 के लिए 2023 में उन चेहरों पर अपना दांव खेला है जो बीजेपी को 352 के पार लेकर जा सकते हैं, वोट दिला सकते हैं
और एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान की कुल 65 लोकसभा सीटों पर 100% की स्ट्राइक रेट के साथ प्रचंड बहुमत वाले नंबर्स मिला सकते हैं। मोदी के विरोधी सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव चला रहे हैं कि मोदी ने शिवपाल, सिंधिया, रमन सिंह सबको साइडलाइन कर दिया, मगर मोदी के विरोधी यहीं पर गलती कर बैठते हैं, क्योंकि ये मोदी है, नए चेहरों को मौका देते हैं, पुराने चेहरों को साथ लेकर चलते हैं, इसलिए बीजेपी अपने विरोधियों पर भारी पड़ती है। कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए अब क्राउड फंडिंग का सहारा लेगी। कांग्रेस का क्राउड फंडिंग मिशन 18 दिसंबर से शुरू होगा। यह फैसला धीरज साहू का 350 करोड़ से ज्यादा का फंड जब्त होने के बाद कांग्रेस ने किया है। तो क्या धीरज साहू की तिजोरी से जब्त किया गया पैसा 2024 का चुनावी फंड था? साहू खानदान क्या वाकई कांग्रेस का एटीएम है? साहू खानदान का खजाना कितना बड़ा है? कमाई का फंडा क्या है? एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में। साहू के खजाने का सबसे बड़ा राज, सच्चाई के नाम साहू ने कितना झूठ बोला। जो भी पैसा मीडिया के माध्यम से मेरा दिखाया जा रहा है, वह सारा पैसा मेरा नहीं है। यह पैसा मेरे परिवार तथा अन्य संबंधित फर्मों का है। घर में आईटी को मिला 350 करोड़ का कैश। रेड से पहले साहू को नहीं था होश। अरे राम रे राम, 350 करोड़ रुपया घर की अलमारी में पड़ा हुआ है और सांसद जी को मालूम नहीं है। मैं फिर पूछ रहा हूं, 350 करोड़ रुपया कैश में पड़ा हुआ है और उनको नहीं मालूम है तो इतना झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। 10 दिन 10 ठिकाने, 30 रेड, 350 करोड़ कैश, 3 किलो सोना। देश के सबसे बड़े कैश कांड में जो चेहरा 10 दिन से हेडलाइंस बना हुआ है, वो जब सामने आया तो बड़ी मासूमियत से कह दिया उसे मालूम ही नहीं था घर में 350 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। क्या 350 करोड़ रुपए इतनी छोटी रकम होती है जो घर में पड़ी रहे और घर के मालिक को पता नहीं चले? कैश कांड से अपना पल्ला झाड़ने के बाद धीरज साहू ने जो कहा वो गौर करने लायक है। इस पैसे का कांग्रेस पार्टी और किसी अन्य से कोई संबंध नहीं है। यह पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों से इस पैसे का कोई संबंध नहीं है, जो कि चर्चा में आया है। तो इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, ये पूर्ण रूप से हमारे कंपनी का पैसा था। और ये कैश का भी मैं जिक्र किया, वो कैश से ही हमारा व्यापार चलता है डेली। आप लोग भी जानते होंगे, शराब जहाँ भी बिजनेस होता है वो कैश का ही बिजनेस होता है। तो वह कैश का ही यह बिजनेस है हमारा। और मैं हमारे फर्म के बारे में बता देता हूँ कि बलदेव साहू, शिवप्रसाद साहू एंड सन्स के नाम से हमारे है। दूसरा है रितेश साहू। ये तीनों फर्म हमारे रिश्तेदार के हैं। इसके अलावे हमारे और भी सारे रिश्तेदार लोग हैं, उनके नाम से भी है यह फर्म चलता है। जहाँ तक BPDL की बात जैसा है कि अखबार मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है, वो कैश जो बरामद नहीं हुआ है, वहाँ पर जो कैश को लोग बोलते हैं कि काफ़ी मात्रा में कैश वहाँ बरामद हुआ है, तो वह हमारा डिस्टिलरी वहाँ पर है, वह शराब बनता भी है। और वहाँ पर किसी तरह का भी कोई भी कैश नहीं पकड़ा गया। धीरज साहू ने जिस अन्य पर जोर डाला वो अन्य कौन है? साहू के अन्य क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और हेमंत सोरेन हैं, जिन्हें वो कैश कांड में क्लीन चिट दे रहे थे। क्योंकि बीजेपी बार बार सवाल उठा रही है कि कैश का जो पहाड़ मिला है वो सिर्फ साहू का नहीं है। साहू तो सिर्फ पेटीएम थे,
जो अपने घर में कैश दबाकर बैठे थे और आदेश मिलते ही वहां भेज देते थे। ये धीरज साहू जी की पैसा नहीं है, गांधी परिवार की, भाई बहनों की, राहुल और प्रियंका की एटीएम है। इस बात में कोई शक नहीं है कि धीरज साहू खानदानी अमीर हैं। 125 साल से उनका बड़ा कारोबार है जो 4 से ज्यादा राज्यों झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। उनके कारोबार की तरह उनका परिवार भी लंबा चौड़ा है। आजादी के वक्त देश को 47 किलो सोना दान करने वाले बलदेव साहू के 6 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे शिव प्रसाद साहू रांची से 2 बार सांसद रह चुके हैं। दूसरे नंबर के बेटे धीरज साहू 3 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। तीसरे नंबर के बेटे किशोर प्रसाद साहू कारोबारी हैं। चौथे नंबर पर उदय प्रताप साहू, 5वें नंबर पर गोपाल साहू और 6ठे नंबर पर नंदलाल प्रसाद साहू हैं। शिव प्रसाद साहू के 2 बेटे संजय साहू और राहुल साहू हैं। संजय कोल्ड स्टोर और बॉटलिंग प्लांट चलाते हैं। राहुल साहू झारखंड में लिकर सिंडिकेट संभालते हैं। धीरज साहू के एक बेटा हर्षित साहू और एक बेटी हंसा साहू है। हर्षित साहू शराब कारोबारी है। किशोर प्रसाद साहू के 2 बेटे रोहित साहू और रितेश साहू हैं, जबकि उदय प्रसाद साहू, गोपाल साहू और नंदलाल साहू के एक बेटे हैं, जिनका नाम अमित साहू, संदीप साहू और दुर्गेश साहू है। कैश कांड से चर्चा में आई साहू फैमिली के कई बिजनेस हैं। इनमें शराब कारोबार, रियल एस्टेट बिजनेस, हॉस्पिटल, होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, राइस मिल और बड़े बड़े वेयर हाउस को किराए पर देने का धंधा है। लेकिन साहू परिवार की अकूत कमाई का सबसे बड़ा जरिया देसी शराब का बिजनेस है। लोहरदगा का साहू खानदान 100 साल से देसी शराब के बिजनेस में है। झारखंड और ओडिशा में उनके परिवार की 30 से ज्यादा शराब फैक्ट्री है, जिनमें बड़ी फैक्ट्रियां बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड, साहू अल्कोहल प्राइवेट लिमिटेड, किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, साहू स्टेट प्राइवेट लिमिटेड, सिलिका बॉटलिंग एंड ब्लेंडिंग एंटरप्राइजेस लिमिटेड। कैश किंग धीरज साहू का परिवार शराब बनाने के साथ साथ बेचने का भी काम करता है। ओडिशा में साहू परिवार शराब के 300 ठेकों का मालिक है। 24 साल से शराब के ठेके उनके पास है। ओडिशा और झारखंड में इस धंधे में उनकी मोनोपोली है। धीरज साहू के फैमिली बिजनेस को देखते हुए 300 करोड़ कैश होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कैश का घर पर पड़ा होना बड़ी बात है। अगर ब्लैक मनी नहीं है तो कोई कारोबारी कैश को दबाकर क्यों रखेगा? इसमें कुल हम लोग 6 भाई थे, 6 भाई हैं और उनके बच्चे लोग भी हैं। आज बच्चे लोग सब व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और हमारा 100 साल से भी ऊपर का जो कंपनी है या फिर ये पुराना ये बिजनेस है। और हम ये जो कैश का जो पकड़ा गया है ये हमारे व्यापार शराब से संबंधित फर्मों का पैसा पकड़ा गया है। हमारा परिवार पिछले 100 साल से अधिक से चलता आ रहा है तथा हमारा जो भी कारोबार है वो बिल्कुल पारदर्शी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कैश पकड़ा गया है वो शराब बिक्री का पैसा है, क्योंकि शराब व्यापार में सारा सेल कैश से होता है। यह पैसा सेल कलेक्शन था। लेकिन बीजेपी सवाल पूछ रही है, अगर पैसा कलेक्शन का है तो बैंक जाना चाहिए था, वो तिजोरियों में क्यों रखा गया? इसी से शक होता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। बाबूलाल मरांडी ईडी जांच की मांग करते हुए पूछ रहे हैं कि कहीं 350 करोड़ का पहाड़ हेमंत सोरेन का तो नहीं है। जिस दिन से ये जो पैसा मिला उस दिन से मैंने कई जो लोग व्यापार करते हैं, जो कल कारखाना चलाते हैं, तो मैंने उन लोगों से भी बात करता हूँ कि यार इतना पैसा तो आप लोग रखते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, इतना पैसा तो कभी भी कोई बिजनेसमैन रखता नहीं है। बहुत होता है तो शाम तक आता है, अगर बैंक में नहीं जा पाता है तो दूसरा दिन उसको
बैंक में हम लोग जमा कर देते हैं, या फिर जो कारोबार करते हैं तो नया तो उसमें लगाते हैं, लेकिन इतना नोट तो हम लोग सरिया करके नहीं रखते हैं। तो इससे लगता है कि विशुद्ध रूप से ये काला धन ही है। अब ये काला धन किसका है ये तो सही मामले में धीरज साहू ही बता पाएंगे, लेकिन हमें जो शक होता है या शंका होती है, बड़ी मोटी रकम हेमंत सोरेन ने भी यहाँ से, शायद कोई बोलता है बिहार तरफ, बंगाल तरफ, उड़ीसा की तरफ, मैंने ठिकाने जगह जगह पर कहीं कहीं ले गया। तो लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें हेमंत सोरेन का भी पैसा हो। धीरज साहू से पूछताछ होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, तब तो ये पता चल पाएगा कि भाई किन लोगों की पैसा है। धीरज साहू का दावा है कि महुआ खरीदने के लिए कैश जमा किया था। महुआ सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है और वहीं से शराब कंपनियां खरीदी करती हैं। महुआ का मौजूदा दाम करीब 2500 रुपए प्रति क्विंटल है। बौद्ध, बोलांगीर और टिटलागढ़ की डिस्टिलरी में इसे गलाकर देसी शराब बनाई जाती है। अब सवाल ये है, अगर महुआ की खरीदारी एमपी में होनी थी तो कैश ओडिशा में क्यों जमा किया था? महुआ की खरीदी के नाम पर 350 करोड़ कैश को जायज ठहराने की कोशिश फिलहाल किसी के गले नहीं उतर रही है। दूसरी बात, धीरज साहू का दावा है कि शराब की बिक्री कैश में होती है, इसीलिए घर में नोटों का पहाड़ जमा हो गया था। अगर दारू की बिक्री कैश में होती है तो दारू बनाने का सामान तो कैश में नहीं खरीदा जाता, उसकी पेमेंट तो चेक से होनी चाहिए थी। इनकम टैक्स ने छापा मारा है तो इसकी सारे हिसाब किताब मैं हम लोगों को दूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारा चीज़ ऐसा हमको पता चला कि घर वालों से मैंने चर्चा किया तो पता चला कि अब पैसा हम लोग का जैसे महुआ खरीदता है उसी से शराब बनता है, उसका भी कुछ पेमेंट देना होना था। अभी जैसे पॉलिसी मैटर में कुछ पैसा रेवेन्यू दिया जाता है, उसके लिए भी कुछ पैसा वहाँ पर रखा गया था। तो खैर वो हमारे परिवार वाले, इनकम टैक्स के बीच का मामला है, वो परिवार वाले इसका सफाई देंगे या फिर अपना जो भी चीज़ दिखाना वो इनकम टैक्स के सामने ही देंगे। तो आप कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए, मैं और भी चीज़ आपके सामने आकर बताऊंगा, जो कि मैं किसी तरह की कोई भी चीज़ में, चाहे इनकम टैक्स हो या और भी कोई है, मैं सबको हम लोग उनको मदद करेंगे और सारा चीज़ की जानकारी मैं जनता के सामने रखूंगा। इसीलिए बीजेपी साहू के दावों को ढोल में पोल बता रही है। अब ये बड़ा रोचक सवाल है भाई। अरे राम, 350 करोड़ रुपया घर की अलमारी में पड़ा हुआ है और सांसद जी को मालूम नहीं है। मैं फिर पूछ रहा हूं, 350 करोड़ रुपया कैश में पड़ा हुआ है और उनको नहीं मालूम है तो इतना झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। और एक पैसा क्या खाली उन्हीं की कंपनी का है जो भारत के इतिहास का सबसे अधिक कैश किसी के घर से ऑफिस से पकड़ा गया है, तो कुछ तो और मामला होगा। किसका किसका पैसा है? भ्रष्टाचार की बात करने वाली कांग्रेस के लोगों का यह हाल है, सामने दिखाई पड़ रहा है। झारखंड के रांची शहर में धीरज साहू का परिवार पहले साहू गुप्ता इंडस्ट्री के नाम से सरिया बनाने की एक फर्म भी चलाता था, लेकिन इस धंधे में शराब जैसी कमाई नहीं थी। लिहाजा इसे बंद कर इस जमीन पर बड़े बड़े वेयरहाउस बना दिए गए, जिन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों को किराए पर दे दिया गया है। इससे लाखों रुपए किराया आता है। धीरज साहू के परिवार की प्रॉपर्टी झारखंड के अलग अलग इलाकों में फैली हुई है। रांची के टाटी सिलवा इलाके में इस जगह पर साहू गुप्ता इंडस्ट्रीज हुआ करती थी और यहाँ पर सरिया बनाने की फैक्ट्री थी। इसके अलावा कांटी यहाँ पर बनाया जाता था। काफ़ी बड़ा इलाका है ये। हालांकि अब साहू गुप्ता इंडस्ट्रीज का काम बंद हो चुका है और यहाँ पर कई वेयर हाउस बना दिए गए हैं और किराए पर इन सारे वेयर हाउस को लगा दिया गया है। ये बिल्कुल सड़क के किनारे का हिस्सा, काफ़ी बड़ा हिस्सा है ये, और सड़क के मुख्य सड़क के बिल्कुल चूंकि किनारे की ज़मीन है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कीमती ज़मीन होगी ये। और यहाँ पर कई वेयर हाउस हैं, कई बड़ी कंपनियों ने इसे किराए पर ले रखा है। रांची में साहू खानदान का एक आलीशान होटल आर्या भी है। इसका संचालन धीरज साहू के भतीजे संदीप साहू करते हैं। इसी आर्या होटल में साहू परिवार की एक ट्रैवल एजेंसी भी है। इसके अलावा फन फैक्ट्री और जंगली रेस्टोरेंट नाम से भी रांची के पॉश इलाकों में
उनके बिजनेस हैं। धीरज साहू का पूरा परिवार कारोबार से जुड़ा हुआ है। अलग अलग भाइयों के अलग अलग कारोबार हैं और सबों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। धीरज साहू के एक भाई नंदलाल साहू की ये प्रॉपर्टी है। ये यहाँ पर अभी एक रेस्टोरेंट चलता है, लेकिन 2013 तक यहाँ पर एक गाड़ी का शोरूम हुआ करता था सुशीला ऑटोमोबाइल के नाम से। करीब 4.5 एकड़ ज़मीन है और इस ज़मीन पर अभी यहाँ पर एक रेस्टोरेंट चल रहा है। धीरज साहू के अलग अलग जो भाई हैं उन सबों ने अलग अलग बिजनेस को अपना रखा है। मोटे तौर पर तो देशी शराब का जो व्यापार है वो है इस साहू परिवार का, लेकिन शराब के अलावा कई दूसरे क्षेत्र में भी, मसलन होटल, स्कूल, रेस्टोरेंट्स, तमाम जो अलग अलग बिजनेस हैं उसमें ये परिवार जो है काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ है और सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि आसपास के कई राज्यों में इनका बड़ा लंबा कारोबार है। साहू परिवार रांची में एक इंटरनेशनल स्कूल का भी मालिक है। ओडीएम सफायर स्कूल रांची में खूंटी रोड पर है, जो कि पहली क्लास से 12वीं क्लास तक का स्कूल है। इसे झारखंड के महंगे स्कूलों में गिना जाता है। यहाँ बोर्डिंग की भी सुविधा है, जहाँ धन्ना सेठों के बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा रांची के फिरायालाल चौक के पास साहू परिवार का एक बड़ा अस्पताल भी है। सेंटोविटा अस्पताल का संचालन धीरज साहू का भतीजा अमित साहू करता है। इसे रांची के महंगे अस्पतालों में गिना जाता है, जहां कई लग्जरी रूम भी हैं। इसके अलावा फ्लाई ऐश से ईंट बनाने वाली फैक्ट्री भी साहू खानदान के पास है। इसका नाम बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है। साहू खानदान झारखंड का पुराना धनाढ्य घराना है। 1947 में उनके परिवार ने 47 किलो सोना और करीब 47 लाख कैश दान दिया था। लेकिन बीजेपी कैश कांड पर कांग्रेस जेएमएम की गठबंधन सरकार पर तीखे हमले कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि सीबीआई और ईडी की जांच होनी चाहिए। झारखंड की संपदा को 5 साल तक लूटा गया है। धीरज साहू के ठिकाने पर मिला कुबेर का खजाना उसी काली कमाई का है। 300 करोड़ से ज्यादा राशि आपके ठिकानों से बरामद हो रहे हैं। ये पैसे किस लिए थे? इन पैसों का स्रोत क्या है? हमने बार बार कहा है कि ये पैसे धीरज साहू के नहीं हैं, बल्कि ये पैसे श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी के पास जाने के लिए थे। ये पैसे यहाँ से जाते हैं, पहले भी ऐसा होता रहा है। तो मैं कहूँगा कि अभी कांग्रेस सरकार में है, तो कांग्रेस जो पैसे यहाँ से वसूल करके और ये सारे पैसे सोनिया परिवार राहुल जी के यहाँ जाना था, जिसको पकड़ में आ गया है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसको ईडी अपने हाथ में ले और सीबीआई भी हाथ में लेकर जांच करें। व्यापार में 20,000 के ज्यादा की लेन देन में कैश नहीं हो सकता। ऐसे में धीरज साहू ने कैसे 350 करोड़ से ज्यादा कैश जमा किया? अब उन्हें ये साबित करना होगा, जो आसान नहीं होगा।